नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह चौहान, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। हम अपने पूर्व की वीडियो में राजस्थान में किसान आंदोलनों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण की हमने चर्चा कर ली थी। द्वितीय चरण के बारे में भी हमने कुछ बातें बता दी थी। एक बार पुनः उनको अगर हम दोहराएं तो द्वितीय चरण जो कि 1916 से 1927 तक चला, और इसमें यह जो चरण था, इस चरण में यह आंदोलन संगठित था और पूरी तरह से अहिंसक था। इस चरण में साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया, और विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। और आने के बाद इन्होंने सबसे अहम कार्य इस आंदोलन को संगठित करने का किया। संगठित करने के लिए इन्होंने पहले एक संस्था बनाई 1916 में, बिजोलिया किसान पंच बोर्ड, जिसके अध्यक्ष साधु सीताराम दास थे, लेकिन यह संस्था सफल नहीं हो पाई। इसलिए फिर इन्होंने एक दूसरी संस्था बनाई जिसका नाम था ऊपरमाल पंच बोर्ड, जो कि 1917 में गठित की गई, और इसके अध्यक्ष मन्ना पटेल थे। यह संस्था ज़्यादा सफल रही, और इसके तहत, इस संस्था के तहत सभी किसानों को संगठित किया गया। दूसरी ओर विजय सिंह पथिक ने एक और तरीका अपनाया कि किसानों की समस्या का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। किसानों की समस्या का प्रचार प्रसार करने के लिए पथिक महोदय ने कुछ न्यूज़पेपर्स या अखबारों का सहारा लिया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अखबार था प्रताप के संस्थापक विजय सिंह पथिक थे, और विजय सिंह पथिक नहीं बल्कि गणेश शंकर विद्यार्थी थे, और यह कानपुर से निकलता था। दूसरा, इसके अलावा पथिक के खुद के समाचार पत्र थे, जैसे नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी। इन समाचार पत्रों के माध्यम से इन किसानों की समस्याओं को पूरे भारतवर्ष में स्थान मिला, लोगों की नज़रें गई, और इसका परिणाम यह हुआ कि 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया के किसानों की समस्या को उठाया। उसके बाद महात्मा गांधी ने अपने सचिव नरहरि देसाई को बिजोलिया भेजा, और बिजोलिया के किसानों की समस्याओं पर एक नज़र रखी, निरंतर नज़र बनाए रखी। जब ये समस्या पूरे भारतवर्ष के सामने आई, तो बिजोलिया की समस्या के कारण महाराणा फतेह सिंह पर दबाव बना, और महाराणा फतेह सिंह ने परिणामस्वरूप बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने अधिकांश लाग बागों को गलत ठहराया और उनको हटाने की अनुशंसा की। जब इन अनुशंसा को हटा दिया, तो परिणामस्वरूप बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के आधार पर महाराणा फतेह सिंह ने किसानों और ठिकानेदार के मध्य समझौता करवाया, लेकिन इस समझौते को ठिकानेदार ने स्वीकार नहीं किया। अब जब समझौते को ठिकानेदार ने स्वीकार नहीं किया, तो परिणामस्वरूप फिर तात्कालिक जो एजेंट टू गवर्नर जनरल होलैंड थे, उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया, और उनके हस्तक्षेप के बाद बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया, और अनेक प्रकार की लाग बागों को समाप्त कर दिया। इस प्रकार इस आंदोलन में अनेक लाग बागों को समाप्त करने के कारण यह आंदोलन सफल हुआ। अब हम बात करें इस आंदोलन के तीसरे चरण की, तो ये तीसरा चरण 1928 से स्वतंत्रता संग्राम तक चलता है। इसका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया, और यह जो चरण है, इस चरण में यह आंदोलन केवल एक किसान आंदोलन ना रहकर किसान आंदोलन के साथ साथ राजनीतिक आंदोलन भी था, जिसमें राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थे। कालांतर में यह आंदोलन धीरे धीरे प्रजामंडल आंदोलन के साथ सम्मिलित हो गया, और धीरे धीरे प्रजामंडल आंदोलन का हिस्सा बन गया। इस आंदोलन के इस चरण में मेवाड़ में उत्तरदायी सरकार की मांग की गई, और अंततः 1946 में जब मेवाड़ में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई, तो किसानों ने अपनी सभी मांगें उनके साथ उस उत्तरदायी सरकार के समक्ष रखी, और इस उत्तरदायी सरकार ने किसानों की अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया। लेकिन पूर्णतया इन किसानों की सभी मांगों की स्वीकृति या सभी मांगें 1951 में जागीरदार उन्मूलन अधिनियम द्वारा स्वीकार की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो किसान आंदोलन है, यह एक ऐसा आंदोलन था जो कि पूरे भारतवर्ष में सबसे लंबे चलने वाला अहिंसक तरीके से सफल आंदोलन था। इसमें 3 अलग अलग चरण थे, तीनों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया, और इसका दूसरा चरण सबसे ज़्यादा प्रभावी और सफल था। धन्यवाद।